माइक्रो इकोनॉमिक्स, वेलफेयर डेफिनेशन, व्यष्टि अर्थशास्त्र, कल्याण संबंधी परिभाषाएं। एडम स्मिथ के बाद मार्शल प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में इसे पुनः आदर का स्थान दिलाया, अर्थात इन्हें पुनः प्रतिष्ठित किया। और ऐसा उन्होंने प्राचीन अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषा के दोषों को दूर करते हुए किया। मार्शल ने कहा, धन मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धन के लिए। वेल्थ इज़ फॉर मैन एंड नॉट मैन फॉर वेल्थ, यानी कि मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य धन नहीं है, धन तो केवल एक साधन है और साध्य तो मानव कल्याण है। मार्शल के अनुसार धन तो केवल साधन मात्र है जिसके द्वारा मनुष्य एवं उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, और साध्य है मानव कल्याण। अर्थात अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय मानव एवं उसका कल्याण है। द्वितीयक स्थान धन को दिया गया है और इस प्रकार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान न रहकर मानव सुख या मानव कल्याण का विज्ञान बन गया और राजनीतिक अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाने लगा। उपयुक्त विचारधारा को प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतिम रूप दिया। उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए लिखा है, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग की जांच करता है जिसका निकट संबंध भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उनके प्रयोग से है, जो कल्याण के लिए बहुत ही आवश्यक है। यानी कि अर्थशास्त्र इस बात का पता लगाता है कि व्यक्ति किस प्रकार आय प्राप्त करता है और किस प्रकार उसे खर्च करता है। इस प्रकार एक ओर तो यह धन का अध्ययन करता है तथा दूसरी ओर यह उससे भी महत्वपूर्ण मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। मार्शल के कल्याणवादी परिभाषा के बाद इससे मिलती जुलती कई सारी परिभाषाएं दी गई, जिनमें कुछ अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं प्रमुख हैं, जैसे कैनन की परिभाषा, पीगू की परिभाषा, वेबरिज की परिभाषाएं। कैनन ने अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषाओं को देते हुए लिखा है, राज्य अर्थव्यवस्था का उद्देश्य उन कारणों का विवेचनात्मक वर्णन करना है जिन पर मनुष्य का भौतिक सुख निर्भर होता है। प्रोफेसर पीगू अपनी परिभाषा में कहते हैं, हमारी जांच का विषय सामाजिक हित के उस भाग से सीमित है जिसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से मुद्रा के मापदंड से संबंधित किया जा सकता है। मार्शल और उनके बाद के अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषा में सिर्फ शब्दों का हेरफेर है। जैसे मार्शल की परिभाषा में प्रयुक्त कल्याण के भौतिक साधनों तथा पीगू के भौतिक या आर्थिक कल्याण, इन दोनों का आशय एक ही है। कल्याण से संबंधित अन्य परिभाषाएं एली, पैनसन, चैपमैन एवं फेयरचाइल्ड आदि के द्वारा भी दी गई, और इन सभी परिभाषाओं के अनुसार अर्थशास्त्र में उन मानवीय प्रयत्नों का अध्ययन किया जाता है जो धन से संबंधित हैं और जिनसे मानव के भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। मार्शल के अनुसार मानवीय क्रियाएं केवल आर्थिक क्रियाओं तक ही सीमित नहीं हैं, ये अनेक प्रकार की हो सकती हैं, जैसे सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इत्यादि। और मानवीय क्रियाएं विभिन्न प्रेरणाओं द्वारा निश्चित होती हैं और इन सभी का इनमें से एक है धन प्राप्ति की इच्छा। कल्याण की परिभाषा की यदि हम व्याख्या करें तो हम पाते हैं कि इसकी कुछ विशेषताएं निकल कर सामने आती हैं। पहला, जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन किया जाता है। मार्शल ने अपनी परिभाषा में जीवन के साधारण व्यवसाय पर जोर दिया है, जिसका अभिप्राय उन कार्यों से है जिन पर साधारण व्यक्ति अपने जीवन का अधिकांश समय लगाता है, अर्थात वे सभी क्रियाकलाप जिनका संबंध धन कमाने एवं उनके प्रयोग से होता है, साधारण क्रियाएं हैं जिन्हें साधारणतः मनुष्य करते हैं, और व्यापार संबंधी क्रियाओं का संबंध उन क्रियाओं से है जो धन के उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं वितरण से संबंधित होती हैं। मनुष्य को इसमें अधिक महत्व दिया गया है। मार्शल कहते हैं, अर्थशास्त्र का प्रधान विषय मनुष्य है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक, सामान्य एवं वास्तविक मनुष्य के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। उन्होंने अपनी परिभाषा में मानव के अध्ययन को प्रधानता एवं धन के अध्ययन को गौण स्थान दिया है। भौतिक कल्याण का भी अध्ययन किया जाता है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति और उपयोग से अति निकट संबंध रखने वाले व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रयत्नों की छानबीन की जाती है। अर्थात इस परिभाषा के अनुसार इसके अंतर्गत मानव कल्याण के केवल आर्थिक या भौतिक पक्ष का ही अध्ययन किया जाता है। यह उन भौतिक साधनों की प्राप्ति एवं उपयोग से संबंध होता है जिनसे मानव के भौतिक कल्याण में वृद्धि होती है।
भौतिक कल्याण मानव कल्याण का वह भाग है जिसे मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र का अध्ययन वैज्ञानिक होना चाहिए, जिससे इसके क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान समस्याओं के निदान के साथ ही ऐसे सिद्धांतों एवं नियमों को भी शामिल किया जा सके जिनसे मानव कल्याण में वृद्धि हो सके। अन्य परिभाषाओं की तरह मार्शल की परिभाषाओं की भी आलोचना की गई है। मार्शल की परिभाषाओं की आलोचना करते हुए रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में इसकी कटु आलोचना करते हुए लिखा है, जीवन के साधारण व्यवसाय वाक्यांश अस्पष्ट और भ्रामक हैं। मार्शल कहते हैं अर्थशास्त्र में केवल साधारण व्यवसाय संबंधी प्रयत्नों का अध्ययन होता है, परंतु मार्शल ने यह स्पष्ट नहीं किया कि साधारण व्यवसाय में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल होंगी और कौन सी क्रियाएं इसके क्षेत्र से बाहर रहेंगी। रॉबिन्स कहते हैं अर्थशास्त्र के अंतर्गत उन समस्त मानवीय क्रियाओं का अध्ययन होना चाहिए जिनका संबंध मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि से है, चाहे वे क्रियाएं मनुष्य जीवन के साधारण व्यवसाय से संबंधित हो या असाधारण व्यवसाय से। अर्थशास्त्र केवल सामाजिक विज्ञान ही नहीं है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक, सामान्य एवं वास्तविक मनुष्य की क्रियाओं का ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि इसके बाहर रहने वालों का भी अध्ययन किया जाता है। और इसका प्रमुख कारण यह है कि कुछ ऐसे नियम हैं जो कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों पर भी उसी प्रकार लागू होता है जैसे कि समाज के बाहर रहने वालों पर। उदाहरण के लिए उपयोगिता ह्रास नियम सभी व्यक्तियों पर, सभी स्थानों और सभी समय में समान रूप से लागू होता है। कल्याण संबंधी परिभाषाएं श्रेणी विभाजक हैं, विश्लेषणात्मक नहीं। सभी कल्याणवादी परिभाषाओं में एक बात समान रूप से पाई जाती है और वो है अर्थशास्त्र मनुष्य के उन व्यक्तिगत तथा सामाजिक प्रयत्नों का अध्ययन करता है जो भौतिक सुख के लिए आवश्यक साधनों की प्राप्ति एवं उनके उपयोग से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अर्थात अर्थशास्त्र के अध्ययन को भौतिक साधनों की प्राप्ति और उपयोग तक ही सीमित रखा जाए। परंतु रॉबिन्स के अनुसार वस्तुएं भौतिक तथा अभौतिक दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं। अर्थशास्त्र में उनका अध्ययन तभी संभव है जब वे दुर्लभ हों। साथ ही भौतिक एवं अभौतिक के बीच का अंतर सदैव स्पष्ट नहीं रहता है। जैसे कि मजदूरी का सिद्धांत डॉक्टरों, मजदूरों, वकीलों एवं अध्यापकों आदि की मजदूरी पर भी लागू होता है, यद्यपि ये व्यक्ति किसी प्रकार के भी भौतिक वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं। मार्शल के अनुसार संपूर्ण मानव क्रियाओं को दो श्रेणियों आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं में बांटा जा सकता है और यह विभाजन अस्थायी होगा, अर्थात जो क्रिया आज आर्थिक है वो हमेशा आर्थिक होगी और जो क्रिया आज अनार्थिक है वो हमेशा अनार्थिक ही रहेगी। रॉबिन्स कहते हैं मनुष्य के कार्य को आर्थिक एवं अनार्थिक में बांटना अनुचित एवं असंभव है, क्योंकि जो क्रियाएं किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आर्थिक हैं वो अन्य परिस्थितियों में अनार्थिक हो जाती हैं। जैसे कि अध्यापक के द्वारा कॉलेज के बच्चों को पढ़ाना आर्थिक कार्य है और उसी अध्यापक के द्वारा अपने बच्चों को घर पर पढ़ाना अनार्थिक कार्य हो जाता है। कल्याण संबंधी परिभाषाएं दोषपूर्ण हैं। रॉबिन्स कहते हैं अर्थशास्त्र चाहे किसी भी अन्य चीज़ से संबंधित हो, लेकिन वह भौतिक कल्याण के साधनों से कदापि संबंधित नहीं हो सकता। प्रोफेसर रॉबिन्स कल्याण संबंधी धारणा की आलोचना करते हुए लिखते हैं, कल्याण का प्रामाणिक माप नहीं है। कल्याण एक विषयगत या भावनात्मक वस्तु है, इसलिए ना तो इसका प्रामाणिक माप है या नहीं हो सकता है। जैसे एक ही वस्तु को एक ही मूल्य पर दो व्यक्ति खरीदते हैं, फिर भी उन दोनों को उससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि अलग अलग स्तर की होगी। यानी कल्याण को मापा ना जा सकता है। कल्याण को मापा ना जा सकना इसे अवैज्ञानिक बना देता है। कल्याण मनुष्य के अभौतिक पक्षों पर भी निर्भर करता है। मनुष्य जीवन को सुखी बनाने में भौतिक वस्तुओं का जितना महत्व है उससे कम महत्व अभौतिक तत्वों का नहीं है। संयम, अनुशासन, कला एवं साहित्य में रुचि रखने वाला भौतिक साधनों की अधिकता या प्रचुरता के बिना भी सुखी हो सकता है। आर्थिक कार्य का मानव कल्याण से हमेशा संबंध नहीं होता है। मार्शल कहते हैं अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव कल्याण में वृद्धि करना है, परंतु रॉबिन्स कहते हैं ऐसी बहुत सी आर्थिक क्रियाएं हैं जिनको करने से कल्याण में वृद्धि नहीं होती अपितु कमी आती है। जैसे सिगरेट या शराब को पीने से मानव कल्याण में वृद्धि नहीं होती, कमी होती है। फिर भी सिगरेट या शराब उद्योग का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है क्योंकि इनमें उत्पादन में दुर्लभ साधनों का प्रयोग होता है।
सिगरेट या शराब के उत्पादन में दुर्लभ साधनों के प्रयोग के कारण इसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार कल्याण का विचार सार्वभौमिक नहीं है क्योंकि यह प्रत्येक देश काल में समान रूप से लागू नहीं होता है। जैसे कि शराब का उत्पादन इंग्लैंड के लिए तो कल्याणदायक है, परंतु भारत जैसे देश के लिए कल्याणकारी नहीं है। अर्थशास्त्र को विज्ञान के रूप में मान्य होने के लिए कल्याण की अवधारणा को त्याग कर ऐसे विचारों को लेना होगा जो सार्वभौमिक हैं। भौतिक कल्याण और नीति शास्त्र में संबंध। भौतिक कल्याण पर जोर देने के कारण अर्थशास्त्र नीति शास्त्र से जुड़ जाता है। अतः अर्थशास्त्रियों को यह निर्णय देना पड़ेगा कि मानव कल्याण की वृद्धि में क्या सहायक है और क्या नहीं। परंतु रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, इसलिए उसे अच्छे बुरे के झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के द्वारा मार्शल ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को अत्यधिक संकुचित कर दिया है। अनार्थिक, अभौतिक तथा असामाजिक का अध्ययन अर्थशास्त्र नहीं करता है और यही कारण है कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकुचित होता गया। और इन आलोचनाओं के आलोक में हम यह कह सकते हैं कि मार्शल की परिभाषा मुख्य रूप से श्रेणी विभाजक है, न कि विश्लेषणात्मक।